नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी के बातें करता हूं, आपको कड़वी सच सामने ला के बताता हूं। दोस्तों, बिल्डर्स अभी भी लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। बिल्डर के सेल्स फोर्स फ़ोन करते रहते हैं कि आप वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए और टोकन कर दीजिए, या फिर हम आपको साइट पर लेके जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो घरों का बेचना, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ का बेचना अभी भी चालू है। ये बात अलग है कि जब हम प्राइसेस डिस्कस करते हैं तो वो लोग नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। अभी भी उन्होंने अपने प्राइसेस ड्रॉप नहीं किए हैं, या ड्रॉप किए हैं तो मामूली, मैं कहता हूं कि 20-25 लाख ड्रॉप कर भी दिए हैं। एज अ परसेंटेज देखा जाए तो शायद 5% कम कर रहे हैं ऑन फोन। आगे चल के उनके साथ डिस्कशन में बैठोगे, नेगोशिएट करने बैठोगे तो बहुत ड्रॉप करेंगे। लेकिन आज मैं जो बात आपको समझाने आया हूं, ये बात अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो अपनी खुद की कंपनी लेके बैठे हैं, वो लोग भी भूल जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक याद दिलाने आया हूं। दोस्तों, घर लेना, प्रॉपर्टी लेना और शादी करना काफी सिमिलर होता है। 7 फेरे फिरने पड़ते हैं, और 7 फेरे मियाँ बीवी दोनों को फिरना होता है। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि बिल्डर को आपके साथ में 7 फेरे फिरना चाहिए? आप क्यों 3 फेरे ले लेते हो और बिल्डर को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़े देखते हो, और फिर वो कहता है कि हाँ, मैं बाकी के 4 फेरे आपके साथ ले लूंगा, लेकिन कहीं भी आपने चूक की, कहीं भी एक कदम आप मेरे पीछे हो गए तो मैं पूरा 7 फेरे को कैंसिल करके 0 पे आ जाऊंगा। मैं उल्टे चक्कर खा सकता हूं, लेकिन आप उल्टे चक्कर नहीं ले सकते हो। और आपका मुझसे शादी हुई है, लेकिन मेरी शादी आपसे नहीं हुई है। ये टाइप की जो बात है बिल्डरों की, आप लोग क्यों सुन के ले रहे थे? मेरे समझ में तो नहीं आता, लेकिन अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सीए, इंजीनियर, लॉयर्स तक, अरे लॉयर क्या, कंपनीज के सीईओ तक ये फंडामेंटल मिस्टेक कर बैठते हैं। मैं आपको समझाता हूं कौन सा फंडामेंटल मिस्टेक है ये। पहला नियम ये है कि कौन किसके नीचे है, कौन किसके नीचे दबा हुआ है। मार्केट की भाषा बोल रहा हूं मैं, आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं। सुनिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बिल्डर के नीचे दब ना जाओ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास फंड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स, ओके, डेंजरस। मेरे कुछ दोस्तों के पेंशन फंड्स आ जाते हैं, अरे पापा के पेंशन फंड्स आ गए, मुझे इन्वेस्ट करना है। ये टाइप के लोग हैं। क्या करते हैं, अच्छा कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सा बिल्डर नामी है, किसका रेपुटेशन अच्छा है, ब्रांड सिक्योर है। भैया, ब्रांड किसी का भी सिक्योर नहीं है। अगर बेईमानी का चांस दोगे तो अच्छे से अच्छे लोग बेईमानी कर बैठेंगे आपके साथ। ये लोग इस तरह से सोच के निकल पड़ते हैं मार्केट में। ये नहीं देखते हैं किसकी प्रॉपर्टी तैयार है, रेडी प्रॉपर्टी नहीं देखते, बुकिंग में जाते हैं। क्यों नहीं? अच्छे रेट्स मिलेंगे, मुझे अच्छे रेट्स चाहिए। भैया, अच्छे रेट्स के चक्कर में आप बुकिंग कर बैठते हो, और बुकिंग से की दिक्कत ये है, फ्लैट बुक करने की दिक्कत ये है कि रेडी नहीं है, प्रॉपर्टी रेडी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, बिल्डिंग हैज कम अप, 6 महीने की देर है। नहीं, 6 महीने की देर वो कह रहा है, 6 महीने में वो देगा या 1 साल में देगा, ऐसे वो प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस में और एक्चुअल में फर्क होता है। तो लेकिन वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, नहीं अच्छा बिल्डर है। भैया, आप किसी के पास विश्वास करना ही चाहते हो ना, तो बैंक से विश्वास करो, बैंक में पैसे डाल दो, किसी बिल्डर के प्रॉमिस में मत आओ। अच्छा, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, लोग पेपर वर्क पढ़ते नहीं है।
50%, 60%, 70% देकर बैठते हैं, देके बैठते हैं बिल्डर को। अमेजिंग। आज के ज़माने में कॉमन सेंस है। ब्रोकर्स को पता है कि 10% से ज़्यादा बाय लॉ लेना मना है। बिल्डर नहीं ले सकता आपसे, मांग नहीं सकता आपसे, लेकिन लोग 50% भी दे के बैठते हैं, 70% भी लेके बैठते हैं, क्योंकि उनके पास है और बिल्डर उनको अच्छे रेट से प्रॉमिस करता है। रेट कम करता है क्योंकि वे लोग 50, 60, 70% दे रहे हैं सामने से। क्यों नहीं दे? प्रॉमिस करेगा। प्रॉमिस करने के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है। रेट्स कम करना आपके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं है, आप रिस्क ले रहे हो। मत करो ऐसा काम। 10% से ज़्यादा मत दो बुकिंग अमाउंट। रजिस्ट्रेशन करने से पहले 10% से ज़्यादा मत दो। 9.9% पे बुकिंग हो जाना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, अग्रीमेंट, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। लोग ये गलती कर बैठते हैं। दूसरी बात, 10% भी क्यों देना? टोकन छोटा होता है, 1% का होता है, 50,000 का होता है, 1,00,000 का होता है, 2,00,000 का होता है। लोग ज़्यादा अमाउंट स्वाइप कर बैठते हैं, गलती करते हैं, मत करो, ठीक है। टोकन भी छोटा रखो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो। 25,000 से काम चलेगा तो 25,000 का टोकन करो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस परिस्थिति में आप कैंसिल करना चाहोगे। मुझे बार बार रोज फोन आते हैं कि सर मेरा टोकन जा रहा है, मैं क्या करूं? मैंने 3 लाख रुपए बिल्डर को दिए हैं और पता चल रहा है कि मेरी नौकरी जा रही है या मेरा बिजनेस खराब हो रहा है या कुछ भी, मेरे फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कारण है, हजारों कारण है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे कारण निकल आते हैं। प्लीज़ आप वो जो अमाउंट है उसको जितना बने उतना छोटा रखो, क्योंकि आप अगर बिल्डर से वापस मांगने जाओगे और आप अपनी मजबूरी सुनाओगे, वो आपको नहीं देने वाला है, वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा। चाहे 25,000 हो, चाहे 2.5 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, आपके पैसे वो नहीं लौटाना चाहता है। वो वन वे है उसका, वो उल्टा रास्ता नहीं होता है पैसे का। तो प्लीज़ ये समझ के चलो, कोई भरोसा मत रखो कि नहीं उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि आप अगर कैंसिल करना चाहोगे 1 महीने के अंदर तो हम वापस दिला देंगे। ये सेल्समैन का टॉक है। सेल्समैन के पास कोई पावर नहीं है आपके पैसे लौटाने का। वो फिर आपको रेफर करेगा CRM में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, और कस्टमर रिलेशनशिप वाले जो होते हैं वो आपको सारे रूल्स सुना देंगे, अपने रूल्स, उनके रूल्स। ओके, वो आपको दिखाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि वो 10% तक जब्त कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं, और वो करेंगे। डिपेंड ऑन इट, रिलाई ऑन इट, वो करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। फिर चाहे आपके घर वालों को सभी को कोरोना हो गया हो, चाहे आपकी नौकरी चली गई हो, चाहे आप रोड पर आ गए हो, वो नहीं देखते। वो आपके 10% तक ले लेंगे, और 10% से ज़्यादा भी अगर आपने दिया है, 20% दिया है, 30% दिया है, तो प्लीज़ रिलाई ऑन इट। आराम से, अच्छे से वो आपको वापस नहीं करेंगे। वो बाकी के पैसे जो हैं उसके लिए आपको लड़ लड़ के लेना पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तीसरी बात, आप पेपर वर्क पढ़ते नहीं हो। एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जब आप साइन करते हो ना, तो आपका दिमाग आपने अपने घुटने में लेके साइन करते हो, दिमाग को जेब में रख के साइन करते हो। दोस्त, बिल्डर का एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सिर्फ अपना नाम लिखने में और यूनिट लिखने में और कितने स्क्वायर फुट है ये सब लिखने में आप गलती मत करो। आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, आराम से पढ़ो, घर ले जाके पढ़ो। वो कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो फ़ोन करो, मेरा फ़ोन नंबर लिख लो, 8169471229, और दूसरा नंबर है 9821588114। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो फ़ोन करो बॉस, वो स्कैन करके भेजो।
और अगर बिल्डर कहता है कि नहीं नहीं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिस से नहीं ले जाना है, अलाउड नहीं है ऑफिस से बाहर ले जाने का वगैरह वगैरह, तो फाड़ के वहीं पे फेंक दो और घर चले जाओ। ये बिल्डर के साथ डीलिंग नहीं करने का है। अगर कोई बिल्डर अपना पेपर वर्क आपके पास शेयर नहीं कर रहा है, अगर कोई बिल्डर कह रहा है कि मेरा पेपर वर्क कॉन्फिडेंशियल है, तो समझ लेना चाहिए कि वो चोर है। चाहे उसका ब्रांड कितना भी बड़ा हो, चाहे वो लोधा क्यों ना हो, चाहे वो L&T क्यों ना हो, चाहे वो वाधवा क्यों ना हो, समझ लो कि चोरी हो रही है तुमसे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माया जाल बिछाया जा रहा है, तुम फंसते जा रहे हो अगर उनके पेपर वर्क वो रेडीली शेयर नहीं करते। दोस्त, एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं, मैं कहूँगा अग्रीमेंट फॉर्मेट भी पढ़ के ही आप आगे बढ़ो। पूरा अग्रीमेंट फॉर्मेट जो रेरा के वेबसाइट में है। और अगर वो कह रहा है कि नहीं रेरा वेबसाइट वाला फॉर्म नहीं होगा, अगेन आपको आगे नहीं बढ़ना है। रेरा वेबसाइट पर जो फॉर्मेट है पहले पढ़ो, समझो, हर एक पॉइंट को समझो, देखो कि बिल्डर अपने आप को कहाँ कहाँ छूट दे रहा है और आपको कहाँ कहाँ बांध रहा है और किस किस तरीके से बांध रहा है। और जब पढ़ते हो ना, तो जेनरस इंटरप्रिटेशन मत करो कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही लिखा है, बिल्डर को इतने सारे लोगों के साथ डीलिंग करना पड़ता है इसलिए वो लिखता है। ये सारे जो डायलॉग है ना, ये सेल्समैन वाले डायलॉग हैं, आपके डायलॉग नहीं है। आप सेल्समैन के डायलॉग अपने दिल में मत उतारो। आप कस्टमर हो, आप सेल्समैन नहीं हो। एक कहावत है, डोंट शूट योर सेल्फ विद द एम्यूनेशन ऑफ द अदर साइड। वो जो बैठा हुआ है वो आपका सगा नहीं है, वो आपका भाई नहीं है। वो सामने जो बैठा हुआ है आपके साथ, जो सेल्समैन है, वो अदर साइड है। वो अदर साइड की गोली से अपने आप को मत मारो, समझे आप? बहुत गलत होता है, लेकिन आप करते हो, ये बार बार करते हो। यारी दोस्ती में आके आप ऐसे समझते हो उसके जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो अपने ऊपर चलाते हो, अपनी बीवी पे चलाते हो। गलत कर रहे हो। आपका कॉन्वर्सेशन ऐसे होना चाहिए कि मुझे हर एक टर्म्स एंड कंडीशन समझना है, तो मुझे हर एक टर्म्स एंड कंडीशन समझाओ। और अगर वो कहेंगे सर पेपर पे है लेकिन आपके लिए लागू नहीं है, तो बिल्कुल नहीं मानना है। अब मैं आता हूं 7 फेरे की बात पर वापस। बिल्डर आपके साथ 7 फेरा नहीं फिरता है। वो क्या करता है, आपको 2 फेरे घुमा लेने देता है। आप आगे जाओ, मैं आ रहा हूं। कैसे? आप एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ो। आप टोकन कर रहे हो। टोकन किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप सामने वाले को बांधना चाहते हो। वो बंधता नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से कहता है कि आप फ्लैट लेना चाह रहे हो और आपने उसे अप्रोच किया है और आपने उसे इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, इसलिए वो सोच रहा है आपको फ्लैट देने का। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि वो फ्लैट बेचना चाहता है। वो फ्लैट बेचने के लिए आपके पास सेल्समैन का फ़ोन करवाता है। ओके, उसने आपको अप्रोच किया है, लेकिन पेपर वर्क देखिए कुछ उल्टा ही कहेगा। वो कहेगा आपने उसे अप्रोच किया, बहुत रिक्वेस्ट किया और सामने से आपने टोकन दिया। टोकन अमाउंट इतने का दिया, वो अमाउंट है जो भी है 2 लाख। अब वो कंसिडर करेगा, 1 महीने के अंदर वो रिप्लाई करेगा कि जो फ्लैट जिसका यूनिट नंबर आपने उस पर लिखा है, जितना स्क्वायर फुट आपने अपने हाथों से लिखा है, वो देना है कि नहीं, वो कंसिडर करेगा। और अगर कंसिडर करके उसको लगा कि नहीं देना है, तो वो आपको अपने पैसे लौटा देगा। ये कौन कह रहा है? वो फॉर्म कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कह रहा है। ठीक है, मतलब टोकन से आप बंधे हुए हो। टोकन बाय द वे नॉन रिफंडेबल है। आप अगर दूसरे दिन या दूसरे मिनट भी कहोगे कि नहीं मुझे वापस दे दो, आपने कार्ड स्वाइप कर दिया है, अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में चला गया है, तो बॉस वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा। आपके पैसे गए। सिंपल बात है, आपके पैसे गए।
ओके। आपने अगर चेक दिया है तो स्टॉप पेमेंट कर दो, उसके सिवाय आपके पास कोई भी उपाय नहीं है। और अगर चेक क्लियर हो गया है तो आपके पैसे गए, चाहे 2 लाख हो चाहे 25,000 हो। इसीलिए मैं कहता हूं टोकन एकदम छोटा करो, बने उतना छोटा करो। 10,000 से मान जाता है तो 10,000 का टोकन करो, लेकिन याद रखो वो वापस नहीं आने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह की पूरी लिखावट है कि आप जाके उसके पास मांग रहे हो, इसलिए वो आप पर मेहरबानी कर रहा है और फ्लैट देने के बारे में सोच रहा है, और 30 दिन के अंदर वो निर्णय करेगा। और अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया तो वो फ्लैट आपके पास आएगा, लेकिन उसी के अंदर और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे लिखा होता है कि कोई भी किसी भी तरीके से एग्रीमेंट फॉर्म में, अभी एग्रीमेंट तो आपने पढ़ा नहीं है, आप एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो चुके हो, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने वायोलेट किया तो आपके पैसे गए, फॉरफिट हो जाएगा। ये भी लिखा हुआ है, पढ़ो, आप आराम से पढ़ो। दूसरी बात, आप आगे बढ़ते हो, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखे? कुछ लोगों को अलॉटमेंट लेटर भी नहीं मिलता, सीधा अग्रीमेंट पे चले जाते हैं, लेकिन चलो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला। अलॉटमेंट लेटर पे क्या लिखा है पढ़िए आप। अलॉटमेंट लेटर में लिखा है क्लियर कट प्रोविजनल अलॉटमेंट। ये भी लिखते हैं आपका कोई हक नहीं बन रहा है प्रॉपर्टी पे, आप 10% उसको दे रहे हो, 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता है प्रॉपर्टी के ऊपर। कल उठ के आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं इसने मुझे फ्लैट अलॉट कर दिया है, अब तुम मुझे 10% दे दो, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा तुम्हारे वहाँ पे। ट्रांसफरेबल नहीं है ये, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके वो आपके पैसे जब्त कर लेगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर की कोई वैल्यू वैसे नहीं है, ये क्लियर कट उसी में लिखा हुआ है कि प्रोविजनल है। नंबर 3, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको दे रहा है तो भी वो बंधा हुआ नहीं है। अब आप अग्रीमेंट में जाते हो, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप 5% देते हो, रजिस्ट्रेशन फीस आप देते हो, स्टैंप ड्यूटी आप भरते हो। रजिस्टर्ड अग्रीमेंट को आराम से पढ़िए आप, उसके अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है कि आप ये डेट को इतने पैसे दोगे, वो डेट को उतने पैसे दोगे, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है या शेड्यूल है, जो भी है, आपके पैसे देने के जो ये है ना टर्म्स हैं, वो बहुत क्लियर है। बार बार लिखा जाता है कि अगर आपने चूक कर दी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, और अगर आपने रिपीटेडली चूक किया देने में, मनी सप्लाई में, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, अग्रीमेंट कैंसिल कर देगा। क्लियर कट लिखा है, बार बार लिखा है, लेकिन आपके पास कोई भी ग्राउंड्स नहीं है कैंसिल करने के, सारे ग्राउंड्स उसी के पास है। अब सोचो, जो अग्रीमेंट है उसके अंदर ऐसे लिखा है कि ये थोड़ा भी चूकेगा तो कैंसिल कर दूंगा, और बार बार उसी के तरफ से ये लिखा हुआ है आपके तरफ। हाँ, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज इस तरह से करते हैं कि किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में ब्रीच हो तो कोई भी, दोनों पार्टी में से कोई भी कैंसिल करेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस उसके पास के कहाँ का ब्रीच होगा? जब तक वो घर नहीं देता, और उसमें भी फोर्स मजोरे क्लॉज, 6 महीने का डिले, ये वो फलाना ढिमका सब डाल दिया होता है, आपके तरफ से कोई कैंसिल करने की गुंजाइश ही नहीं है, उसने गुंजाइश छोड़ा ही नहीं है, गुंजाइश उसी के तरफ है। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो आप सोचिए, क्या आप किसी से शादी करोगे अगर वो कहे कि 7 फेरे में से तुम फिर लो, लेकिन मैं उल्टा फेरा कभी भी फिर लूंगा या फिर लूंगी? क्या आप ऐसे व्यक्ति से शादी करोगे? नहीं करोगे ना। आपके 7 कदम मिलाकर 7 फेरे फिरने पड़ते हैं ना, आप उसको छूट नहीं देते हो, दामन ढीला नहीं रखते हो ना, बंधे हुए रखते हो ना। तो बिल्डर का दामन ढीला क्यों होता है? क्यों आपका यानी उसके साथ
टाई अप नहीं होता है? क्यों वो आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है? अच्छा, अब आप एक्सक्यूज बनाते हो बिल्डर के लिए। क्या एक्सक्यूज बनाते हो? नहीं, वो बहुत बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं। और ये बात मैंने करोड़पति, मल्टी करोड़पति लोगों से सुना है। गलत कह रहे हैं वो, गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो आपको। भाई साहब, कोई भी अग्रीमेंट में जाते हो ना, तो आप एक पार्टी हो और सामने वाला एक पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी। वो गवर्नमेंट नहीं है, वो बड़ा है, आप छोटे हो, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो हाई कोर्ट नहीं है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर। आप इक्वल पार्टीज हो। यानी अगेन शादी ब्याह की भाषा में समझाता हूँ। अगर आपने करोड़पति की बेटी से शादी करी या बेटे से शादी किया, तो भी शादी में आपके इक्वल राइट्स हैं। भले आप 10 बाई 10 की खोली में रहते हो और वो बहुत बड़ा सेठ है या सेठ की बेटी है या बेटा है, लेकिन शादी में हस्बैंड एंड वाइफ का इक्वल होता है, दोनों इक्वल पार्टीज हैं। भूलिए मत, गलत मत करिए। सामने वाला आपको गलत समझाता है और उसका अग्रीमेंट गलत तरीके से फ्रेम करता है। अच्छा, और एक आर्ग्यूमेंट मेरे साथ आता है कि जो कुछ भी इसके अंदर गलत है, कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में गलत है, तो वो तो बाय लॉ नल एंड वॉइड है, तो साइन करने में क्या दिक्कत है? मैं समझाता हूं आपको साइन करने में क्या दिक्कत है। कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में जो कुछ भी लिखा है, जिसके ऊपर आप साइन कर रहे हो, वो नल एंड वॉइड हो सकता है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको नल एंड वॉइड गारंटी कर सकते हो, लेकिन वो करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और भाई साहब, कोर्ट में जाओगे तो बिल्डर लाखों का या इवन करोड़ों का खर्चा करने को तैयार है वकीलों पर। आपको अपने पैसे नहीं देगा, आपका 5 लाख 2 लाख रोक के रखेगा। 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ वो कोर्ट में खर्च कर देगा, बड़े बड़े सीनियर काउंसिल्स को लाएगा, लड़ लेगा वो आपको पैसे नहीं देगा और आप लड़ नहीं सकोगे। आपकी उतनी हैसियत नहीं है कि आप वकील को 2-3 लाख से ज़्यादा दे सको, वो भी आपको भारी लगेगा। 2-3 लाख भी आपको भारी लगता है, तो आप इस पे हावी नहीं हो सकते हो। कोर्ट में जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल और बहुत लंबा समय का काम है। 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा, 10 साल लग जाएंगे आपको पैसे वापस लेने में, अपने पैसे वापस लेने में, या फिर कोई भी रीजनेबल कॉम्पेंसेशन लेने में। कोई भी रीजनेबल कॉम्पेंसेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब कोर्ट के भरोसे पे मत बैठो। आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं कोर्ट मुझे मुक्त कर देगा, आज़ाद कर देगा, मुझे इंसाफ दे देगा। गलत सोच रहे हो, गलत भरोसा कर रहे हो, मत करो। आपको अपनी सुरक्षा करनी है, आपको हर एक पॉइंट को पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी पॉइंट गलत लगे, ये प्रेशर में मत आओ कि नहीं नहीं बिल्डर का फॉर्मेट है, अब मैं बदल नहीं सकता। बॉस, अगर बिल्डर का फॉर्मेट है ना और वो आपके लिए बदल नहीं रहा है ना, तो वो क्लियर कट कह रहा है कि इस शादी में मैं आपका इक्वल नहीं हूं, मैं आपका बाप लगता हूं, रिश्ते में मैं आपका बाप लगता हूं। और रिश्ते में जो आपका बाप लगता है उससे शादी नहीं की जाती, शादी नहीं करी जाती दोस्त। आपके साथ इक्वल होना पड़ता है। इक्वालिटी तब होगी जब कोई गलत पॉइंट हो उसको स्ट्राइक ऑफ करते हो, स्ट्राइक ऑफ करवाते हो। आपका जो अग्रीमेंट का फॉर्मेट है वो उसको सूट होता है तो आपको भी सूट होना चाहिए। ये दिमाग में रखो, कभी मत भूलो दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ही बात याद रखो, चाहे आप एक आम की पेटी खरीद रहे हो, अल्फांसो मैंगोस का एक बॉक्स खरीद रहे हो, या फिर आप अगर पूरा का पूरा घर खरीद रहे हो, बात एक ही है। आप खरीदार हो, वो बेचने वाला है, उसके ऑब्लिगेशंस है, आपके ऑब्लिगेशंस है। और आपके ऑब्लिगेशंस जो हैं वो रीजनेबल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। वो आपके ऊपर अनरीजनेबल ऑब्लिगेशंस नहीं डाल सकता है। लेकिन ये मैं देखता हूं बार बार कि बिल्डर्स के अनरीजनेबल ऑब्लिगेशंस लोग अपने सर पे ले लेते हैं और बिल्डर पर रीजनेबल ऑब्लिगेशंस भी नहीं डालते हैं, उसको फ्री छोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, आप 7 फेरे फिर जाते हो, बिल्डर आपके बहुत पीछे रहता है, बहुत पीछे। वो फ्री रहता है, आप बंधे हुए हो।
उसकी शादी नहीं होती है, आपकी शादी हो जाती है उसके साथ, लेकिन उसकी शादी आपके साथ नहीं होता है और वो फ्री रहता है औरों के साथ शादी करने के लिए। बहुत गलत है। आप ये जो इक्वेशन, अब आप कहोगे अरे कंज्यूमर का कोई फोरम ने, कोई इसने ठीक क्यों नहीं किया? अगर मैं जो कह रहा हूं ये सच है तो आपका सवाल यही होगा कि बॉस अगर ऐसा है तो किसी कोर्ट ने क्यों ठीक नहीं किया, या किसी कंज्यूमर फोरम ने ये बात को ठीक से क्लैरिफाई क्यों नहीं किया है। जिन लोगों ने, जो लोग लड़े हैं, जो लोग कोर्ट में गए हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए जो अच्छे परिणाम आए हैं, कुछ लोगों के लिए उनके जजमेंट्स आप पढ़िए, क्लैरिफाई तो किया है, बार बार किया है, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लैरिफाई किया है, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। प्रिंसिपल्स हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके बैठिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ोगे तो आपको कहोगे बहुत सही है। फिर आप अग्रीमेंट पढ़िए और देखिए कितना गलत है, अग्रीमेंट में कितनी गलतियां हैं। आप खुद पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो नहीं ये वकीलों का काम है। ठीक है, वकीलों का काम है, लेकिन लिखा पढ़ी आपकी है, पैसे आपके जा रहे हैं। आप वकील को भी एंगेज नहीं कर रहे हो आपके अग्रीमेंट फॉर्मेट को पढ़ने के लिए, और आप आंख पे पट्टी बांध के इस रिश्ते में चले जाते हो और कहते हो नहीं ये सही है, बराबर है, अच्छा बिल्डर है, अच्छा फ्लैट है, मेरी वाइफ को बहुत पसंद आया, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। बॉस ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना तो कोई ना कोई आपको ठग ही लेगा। प्लीज आंखें खुले रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म से शुरू होकर आप 1 रुपया देने से पहले पहला पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। आपको अगर सूट नहीं होता है तो चेंज करवाइए लिखावट को। अगर वो चेंज करने को तैयार नहीं है तो समझ लीजिए कि वो आपको ठग रहा है, और आपको दिखाने को तैयार नहीं है, आपके साथ डिस्कस करने को तैयार नहीं है। वो आपका अपना सेल्समैन को नीचे आपके सामने रखता है, लेकिन बिल्डर मेन आदमी आपके सामने आ नहीं रहा है और ये कहता है सर मेरे लिए अलाउड नहीं है ये सब चेंज करना। सेल्समैन या सीआरएम इस तरह से कहता है। तो बॉस ये रिश्ते में मत जाओ, ये रिलेशनशिप में मत जाओ। दोबारा कहता हूं, जो रिश्ते में आपका बाप लगता है उससे शादी नहीं की जाती। जो बराबरी वाला होता है, ऑपोजिट पार्टी जो बराबर होता है, अपने बराबर होता है, उसी के साथ शादी की जाती है। याद रखिए, ये प्रिंसिपल को मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद।